हेलो बच्चों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री विजार्ड में। बच्चों, आज हम लोग ऑपरेशन करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे। कुछ बच्चों का स्पेशल डिमांड था कि सर इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे एक वीडियो बनाइए और मुझे उससे रिलेटेड सारी जानकारी दीजिए। तो बेटा चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। हम तीन बातों पे ध्यान देंगे। तीन बातें, सबसे पहला कि सर इसको मेमोराइज कैसे किया जाए ऑर्डर वाइज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डर वाइज मेमोराइजेशन? कि सर इसको हम ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे याद रखें। यानी हमारा पहला कंसर्न रहेगा याद रखने पे, क्योंकि बिना याद रखे कुछ नहीं हो सकता। दूसरी चीज ये है कि सर इस पे कितने टाइप के न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। दूसरी बात हम क्या देखेंगे कि इस पे कितने तरीके के न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। और तीसरी बात हम ये देखेंगे कि क्या जो आप मुझे बता रहे हैं इसके अलावा और क्या पॉसिबिलिटीज हैं, यानी कि जो न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं क्या ये जो आप बता रहे हैं इसके अलावा भी कुछ संभव है क्या। तो मैं इन तीनों बातों पे एक एक करके आपको बताता हूं कि पहली बात मेमोराइजेशन कैसे करना है, दूसरी बात कि कितने तरीके के न्यूमेरिकल बन सकते हैं, तीसरी बात कि इस पे क्या एग्जामिनर कुछ और भी सोच सकता है क्या, हमारे थॉट से अलग भी कुछ सोच सकता है क्या, वो भी हम सोचने का प्रयास करेंगे। आइए तो देखते हैं सबसे पहले हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और इसको याद कैसे किया जाए। बेटा इसको याद करने का एक ट्रिक है, तो जरा देखिएगा वो क्या है। हम सबसे पहले देखते हैं लिथियम, तो बोलते हैं ले के भारत सरकार का नाम, मांगे अली महान। लेके भारत सरकार का नाम मांगे अली महान। थोड़ा चले हो, चलने के बाद थकान लगती है, और जब थकान लगती है तो इंसान पानी मांगता है। मैंने आपको पानी दे दिया, आप पानी पी लीजिए। उसके बाद आ जाएगा जान कर फेंके कैडमियम कोई नीचे। फिर आ जाएगा सोना प्रॉब्लम है। हाइड्रोजन का जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल IUPAC एज्यूम करती है, वो एज्यूम करती है 0 वोल्ट। यहां तक तो अमूमन लोगों को प्रयास करने पे याद रहता है, इसके बाद प्रयास करने के बाद भी लोगों को नहीं याद रहता है, इसलिए आप आगे ध्यान दीजिएगा। कुवैत आए आगे हाजी बाहर और कल आओ फिर। दिस इज द कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो मैं जिंगल एक बार लिख देता हूं जिससे आपको याद रखने में काफी जो है आसानी रहे। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या लिखा, ले के भारत सरकार का नाम, मांगे अली महान। और फिर अगेन वाटर आ गया, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा चल के पानी पीने वाले हैं। फिर यहां से आ जाएगा जान कर फेंके कैडमियम, कोई नीचे। सोना प्रॉब्लम समझ लीजिएगा आगे है। फिर इधर मैंने बोला आपसे कि कुवैत आए आगे हाजी, बाहर और कल आओ फिर। अब ये कोई आसान सी बात नहीं है बेटा, याद रखना कि दिस इज द ऑर्डर ऑफ टॉप टू बॉटम, मींस लिथियम इज टॉप एलिमेंट एंड फ्लोरीन इज द बॉटम एलिमेंट, बाकी सब उसके बीच में है। अब क्योंकि भाई मेरा बोर्ड नीचे तक इतना बड़ा नहीं है बेटा, तो आप जान लीजिएगा सबसे ऊपर कौन है, लिथियम, फिर सारे एलिमेंट है, उसके बाद ऐसे, उसके बाद सबसे नीचे कौन है, फ्लोरीन। तो ये समझ लेना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब आप इसको NCERT में या और स्टेट बोर्ड की बुक्स में देखेंगे तो वहां पे आपको मिलेगा कि यार फ्लोरीन ऊपर था, लिथियम नीचे। तो ये सोच लोगे कहीं ऐसा तो नहीं कि रंजीत सर ने आपको गलत पढ़ा दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, रंजीत सर काफी स्मार्ट हैं। उनने क्या किया, उनने इसको पलट दिया। जैसे
कि जब आप टॉप टू बॉटम जाएंगे तो ये जो मेरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है इसमें रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा। मींस व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो टॉप टू बॉटम अगर हम मूव करेंगे तो इसमें रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। अब जो मैंने चालाकी क्या की है, जो बुक्स में दिया रहता है उसमें क्या करते हैं, फ्लोरीन को ऊपर कर देते हैं और लिथियम को नीचे, और कहते हैं व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो रिडक्शन पोटेंशियल घटेगा। मैंने कुछ अलग थोड़ी किया यार, मैंने उसको पलट दिया है और मैंने बोला है कि व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर कोई फ्लोरीन को ऊपर लिख करके लिथियम को नीचे रख दे तो क्या हो जाएगा, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो रिडक्शन पोटेंशियल घट जाएगा। इट इज अ वेरी सिंपल, तो समझते रहिएगा। इसको मैंने इसलिए याद ऐसा किया कि जो मेरे द्वारा बनाया गया जिंगल है वो बेटा आपको हेल्प करेगा याद रखने में, नहीं तो अगर मैं पलट के लिख देता तो थोड़ा मेरे लिए उल्टा सा हो जा रहा था। तो आप इसको ध्यान रखना। यहां पहला बात खत्म हुआ। पहला बात क्या था कि याद कैसे किया जाए। अब बच्चा मुझसे पूछ सकता है कि क्या इसको याद रखना जरूरी है, अगर इसको याद रखा जाएगा तो क्या फायदे होंगे, और नहीं याद रखा जाएगा तो क्या नुकसान होगा। तो फायदे की बात तो मैं करता नहीं, मैं नुकसान की बात करूंगा, क्योंकि जब ये जान लिया जाएगा कि किससे नुकसान होगा तो उससे बच लिया जाएगा, तो अपने आप जो भी कुछ होगा वो बचेगा, फायदा होगा। और जब हम फायदे के पीछे भागेंगे तो फायदा नहीं होगा हमारा। हम ये देख लेते हैं कि किससे हमारा नुकसान होगा और उसको हम अवॉइड करेंगे, तो जो भी कुछ शेष बचेगा वो हमारा फायदा होगा। जो भी कुछ रिमेनिंग बचेगा एक्सेप्ट ऑफ लॉस वही हमारा फायदा है। अब जरा ध्यान से देखना आप बेटा, इस पे 6 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं और वो 6 तरीके क्वेश्चन तभी सॉल्व हो सकते हैं जब आप इसको आप ऑर्डर वाइज याद रखोगे। 6 तरीके के क्वेश्चन कौन कौन से। सबसे पहला कि कैसे देख करके पहचाने कि कौन सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसे, नंबर 2 देख करके पहचाने कि कौन सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। नंबर 3 अगर सर मुझे 2 इलेक्ट्रोड दे दिया जाए और मुझसे सेल बनाने को बोला जाए तो किसका बनाऊंगा एनोड, किसका बनाऊंगा कैथोड। 3 क्वेश्चन हो गए। नंबर 4 सर कौन सा मेटल एसिड में से हाइड्रोजन गैस रिमूव कर देता है। 4 क्वेश्चन हो गए। नंबर 5 सर कौन सा मेटल वाटर स्टीम में से हाइड्रोजन गैस रिमूव कर सकता है। 5 हो गए, 5 टाइप के हो गए। और नंबर 6 कि सर हम क्या देख करके जान सकते हैं कि कोई भी सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी सर या नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। इन 6 बातों के बारे में जाना जा सकता है किसके बिहाफ पे, बाय द हेल्प ऑफ मेमोराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो जरा ध्यान रखना, ये बात इतना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 2 बातें और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जिन्हें आप याद रखेंगे, जहां मैं वेरी इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूं। याद रखना आप, वैसे तो 3 बातों को याद रखना तो आपके पास कभी भी कोई समस्या आएगी भी नहीं। पहला बात कि अगर रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज करेगा तो रिड्यूस होने की टेंडेंसी इंक्रीज करेगी। क्या बोला मैंने, अगर रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज करेगा तो रिड्यूस, बहुत ध्यान से देखना, होने की टेंडेंसी, रिड्यूस होने की टेंडेंसी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। दूसरा अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज करेगा तो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी इंक्रीज करेगी। तीसरा IUPAC बोलता है कि ई ऑक्सीडेशन इक्वल्स टू माइनस ई रिडक्शन। इतनी बातें अगर आप जानते हैं तो एक बातें मैं और भी आपको बता देता हूं कि जिसका रिएक्शन में खुद का ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसका रिएक्शन में खुद का रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये मैं प्रूव भी कर सकता हूं। सपोज करिए कि X ने Y को इलेक्ट्रॉन दिया और X हो गया +1 और Y हो गया माइनस। तो यहां X ने इलेक्ट्रॉन दिया तो X का ऑक्सीडेशन हुआ और Y ने इलेक्ट्रॉन लिया तो Y का रिडक्शन हुआ। अब जरा बताओ Y को कौन रिड्यूस कराया, X। तो जरा देखना Y को कौन रिड्यूस कराया, Y तभी रिड्यूस हुआ जब X ने इलेक्ट्रॉन दिया, यानी X क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। यानी जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। अब इधर जरा देखिए, इसका खुद का रिडक्शन हुआ, इसका रिडक्शन हुआ तो इसने X को क्या कराया, ऑक्सीडाइज कराया। तो जिसका खुद का रिडक्शन हुआ वो क्या हो गया,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस बात को ध्यान रखना, जिसका किसी भी केमिकल रिएक्शन में खुद का ऑक्सीडेशन होता है, वो दूसरे को रिड्यूस कराता है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं? जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। और रिएक्शन में जहां खुद का रिडक्शन होगा तो वो क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है। ठीक है, इतनी बातें अगर सरकार जानते हैं तो आगे मुझे उनको चीजें सिखाने में बहुत ही आसानी हो जाएंगी। अब जरा देखिए कि कितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और उनको कैसे एवरेज बच्चा नहीं कर पाता है और कैसे आप ये वीडियो देखने के बाद बहुत ही आसानी से कर लेंगे। जरा देखिए बेटा, बात को समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, जरा देखिए। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सेलेक्ट बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सेलेक्ट बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑप्शन दे देगा आपको कैल्शियम, ऑप्शन नंबर 2 दे दिया कैडमियम, ऑप्शन नंबर 3 दे दिया ब्रोमीन और ऑप्शन नंबर 4 दे दिया ऑक्सीजन। अब जरा देखो, हमें चेक क्या करना है? बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ध्यान से देखना, जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो पीछे हमने बताया था कि रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होता है, यानी इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम और इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज करेगा तो हमने पहले पॉइंट में बताया था कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। जो जितना बढ़िया से रिड्यूस होगा वो उतना ही तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। यानी भाई जो खुद खूब अच्छे से रिड्यूस होगा वही तो दूसरे को खूब अच्छे से ऑक्सीडाइज करेगा बच्चों। बिल्कुल यही बात है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, हम लोग इसका सॉल्यूशन बना देंगे फटाफट कि भैया टॉप टू बॉटम जाता हूं तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है, तो रिड्यूस होने की टेंडेंसी क्या हो जाती है बच्चों? रिड्यूस होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। और जो जितना बढ़िया से रिड्यूस होगा वो उतना तगड़ा क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। यानी कि जो सबसे नीचे होगा वो सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे नीचे होगा वही सबसे तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। तो पहचानो इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कौन सबसे नीचे है, किसमें कैल्शियम, कैडमियम, ब्रोमीन और ऑक्सीजन। बेटा मुझे तो याद है यार कि ऑक्सीजन सबसे नीचे है, और ऑक्सीजन सबसे नीचे है तो ये सबसे अच्छा क्या है? ये सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर इसको ना पूछ करके आपसे ऐसे पूछ ले एसआर, अब की बार देखो ऐसे दे देता है क्वेश्चन, एसआर सोडियम और आपसे दे दे आयरन और आपसे दे दे निकिल, कि बताओ इन चारों को तुम अरेंज करो इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि जो सबसे तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसे लिखो सबसे पहले, और जो सबसे कमजोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसे लिखो सबसे बाद में। तो हम जानते हैं कि टॉप टू बॉटम जाते हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है, रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है तो रिड्यूस होने की टेंडेंसी बढ़ती है। एंड द एलिमेंट व्हिच गेट रिड्यूस्ड इन द केमिकल रिएक्शन इज वर्क लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो भी जितना बढ़िया से रिड्यूस होगा वो उतना बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो हम चेक कर लेंगे इन चारों में जो सबसे नीचे होगा वो सबसे तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब हम चेक करते जान सकते हैं, लेके भारत सरकार तो सबसे पहले आ गया। अगर सरकार सबसे पहले आ गया तो ये सबसे खराब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। नाम लेके भारत सरकार का नाम, उसके बाद सबसे खराब कौन होगा? सोडियम। लेके भारत सरकार का नाम, मांगे अली महान, जानकर फेंके, अच्छा फेंके आयरन आ गया। कैडमियम कोई नीचे, सबसे नीचे आया निकिल। अगर सबसे नीचे आया निकिल तो निकिल सबसे तगड़े से रिड्यूस होगा। अगर निकिल खुद सबसे तगड़े से रिड्यूस होगा तो निकिल खूब अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो ये हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे ही हमसे पूछ सकता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अलावा, खाली सेंटेंस चेंज कर दे और सेंटेंस चेंज करके हमें बोल दे कि रिड्यूसिंग एजेंट पहचानो। तो रिड्यूसिंग एजेंट पहचानना भी उतना ही आसान है जितना आसान था किसको पहचानना? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को पहचानना। कैसे? आओ बच्चा हम लोग देखते हैं। हमसे क्वेश्चन में कहेगा कि सेलेक्ट, अब इस बार स्टेटमेंट बदल रहा है, सेलेक्ट बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। देखो मैं इसकी बैंड बजा देता हूं कि नहीं। आपसे मान लीजिए दे देगा ए बेरियम, आपसे दे दिया बी
निकिल, आपसे दे दिया C मरकरी, आपसे दे दिया D ब्रोमीन। तो जरा देखिए कि अगर हम बॉटम टू टॉप जाएंगे, कहां से कहां जाएंगे, बॉटम टू टॉप जाएंगे, तो रिडक्शन पोटेंशियल घटेगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ेगा तो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी, ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी बेटा, ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी बढ़ेगी। और जो जितना बढ़िया से ऑक्सीडाइज होगा वो उतना ही तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो बताओ इसमें कौन सबसे अच्छे से ऑक्सीडाइज होगा, जो सबसे ऊपर होगा, और जो सबसे ऊपर होगा वो सबसे तगड़ा क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो मुझे तो दिख रहा है बाबा कि इसमें कौन है सबसे ऊपर, बेरियम है सबसे ऊपर, बिकॉज इट इज at the top relative to all these four in electrochemical series. That's why the barium is the best reducing agent. Hope कि आपको यह समझ में आया होगा। या ऐसा ना पूछ करके आपसे कह दे कि गोल्ड, निकिल, और आपसे कह दे लेड, और आपसे कह दे कि एल्यूमिनियम, इन चारों को कैसे अरेंज करो, इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ reducing agent, decreasing order of strength of reducing agent, reducing agent के decreasing order में लिखे, घटते हुए क्रम में लिखे। तो जो सबसे ऊपर होगा वो सबसे तगड़ा reducing agent होगा। कौन है सबसे ऊपर, लेके भारत सरकार का नाम, मांगे अली महान, मांगे अली महान, एल्यूमिनियम आ गया, उसके बाद जानकर फेंके कैडमियम, कोई नीचे निकिल आ गया, उसके बाद सोना प्रॉब्लम है, पीबी आ गया, उसके बाद क्या आ गया, गोल्ड आ गया। लो भैया सेकेंडों में बात बनेगी नहीं बनी। तो इस तरह के क्वेश्चन तभी आप सॉल्व कर सकते हैं जब आपको पूरी की पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज उसी तरह से याद है जैसे मैं आपके सामने डिलीवर कर रहा हूं, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं। फिर इस पे जो क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन बनेगा, दो टाइप के क्वेश्चन आपने देखा, तीसरा टाइप का क्वेश्चन आपको जो बनेगा वो कैसा बनेगा, आपको दे देगा दो इलेक्ट्रोड और कह देगा कि जाओ एक सेल प्रिपेयर करके लाओ। तो वहां पे आपको पहचानना पड़ेगा कि किसका बनाऊं एनोड और किसका बनाऊं कैथोड। मान लीजिए कि मेरे पास एक बच्चा आया, मैंने उसको कैडमियम का रॉड दे दिया और मैंने उसको गोल्ड का रॉड दे दिया। मैंने कहा जा बच्चे इसकी एक सेल बना के ला। अब वो किसका एनोड बनाए किसका कैथोड, तो सबसे पहले जान लो कि एनोड का जो डेफिनेशन फिजिक्स में होता है, एक्चुअली वो रियल डेफिनेशन नहीं है, वो सिर्फ उस कंडीशन का डेफिनेशन है जब इलेक्ट्रोड खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना कर रहा हो। तो इसलिए हम जो फिजिक्स में जितने भी इलेक्ट्रोड पढ़ते हैं वो इलेक्ट्रोड खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां पे दोनों केसेस मिलते हैं। पहला केस कि जब इलेक्ट्रोड खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे, और दूसरा केस जब इलेक्ट्रोड खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे। इसलिए हम एनोड का डेफिनेशन वो नहीं देंगे जो आप फिजिक्स में पढ़ते हो, हम एनोड और कैथोड का एक डेफिनेशन देंगे। क्या, एनोड उसे बोलते हैं जहां पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, उसे क्या बोल देंगे हम, एनोड। और जहां पे क्या होता है, रिडक्शन होता है सेल के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं, कैथोड। अब जरा देखो कि जहां पर ऑक्सीडेशन होता है उसे क्या बोलते हैं, एनोड। इसका मतलब एनोड उसका बनाएंगे जो खूब अच्छे से ऑक्सीडाइज हो जाए। और कौन खूब अच्छे से ऑक्सीडाइज होगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ऊपर की तरफ होगा। तो कैडमियम और गोल्ड में कौन ऊपर है, कैडमियम ऊपर है, इसलिए कैडमियम का मैं क्या बना दूंगा, मेरा बच्चा क्या बना देगा, एनोड बना देगा। और गोल्ड का मेरा बच्चा क्या बना देगा, गोल्ड का मेरा बच्चा कैथोड बना देगा। तो ये हो गया तीसरे टाइप का न्यूमेरिकल। पहला क्या था, कैसे पहचानूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरा क्या था, कैसे पहचानूं रिड्यूसिंग एजेंट। तीसरा क्या है, अगर हमें दो इलेक्ट्रोड दे दे तो कैसे पहचानूं कि किसका बनाना है एनोड और किसका बनाना है कैथोड। अब इस पे आगे जो क्वेश्चन बनेंगे वो थोड़े अच्छे क्वेश्चन हैं और उन्हें आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं उसके सारे इफ बट को आप तक पहुंचाऊंगा। ध्यान से आपको देखना है। हमें कहता है कि इनमें से कौन सा मेटल अब एसिड में से हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा। तो जरा देखो, वैज्ञानिकों ने जब कॉपर का रिएक्शन H2SO4 से कराया तो देखा कि CuSO4 और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन नहीं हुआ। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने जिंक का रिएक्शन कराया किसके साथ, H2SO4 के साथ, तो उनने देखा कि ZnSO4 और हाइड्रोजन बन गया। तो
तो उनका दिमाग थोड़ा चक्कर खाया। उनने एक निष्कर्ष निकाला, उनने एक रिजल्ट निकाला, उनने एक कंक्लूजन निकाला कि कुछ मेटल हैं जो एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, बट कुछ मेटल ऐसे भी हैं जो एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन को रिमूव नहीं करते हैं। तो अब हमारा काम क्या है? हमारा काम है ये पहचानना कि मैं कैसे जानूं कि कौन से मेटल हैं जो एसिड में से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे और कौन से मेटल हैं जो एसिड में से हाइड्रोजन को रिमूव नहीं करेंगे। तो मेरा अपना तरीका है, देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो सीखिए। हाइड्रोजन H+ यानी कैटायनिक फॉर्म में प्रेजेंट है एसिड के अंदर। अब जरा ध्यान से समझना बात को, जो भी मेटल हाइड्रोजन से अच्छा कैटायन बनाएगा, देखो अगर सपोज करिए कि 2 टीचर हैं, अब 2 टीचरों में जो अच्छा पढ़ाएगा वो खराब पढ़ाने वाले टीचर को क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा। 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों में जो मेहनत करने वाला बच्चा होगा वो मेहनत ना करने वाले बच्चे को क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा। कहीं 2 नौकर हैं तो मेहनत करने वाला नौकर ना मेहनत करने वाले नौकर को क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा। वैसे यहां पे आप देखना कि क्योंकि हाइड्रोजन किस फॉर्म में है? कैटायनिक फॉर्म में है, इसलिए जो भी मेटल हाइड्रोजन से अच्छा कैटायन बनाएगा वो एसिड में से हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा। तो अब हम कैसे जानेंगे कि कौन हाइड्रोजन से अच्छा कैटायन बनाएगा? कैटायन बनाने के लिए क्या होना पड़ता है? ऑक्सीडेशन। भाई मेटल जब ऑक्सीडाइज होगा n इलेक्ट्रॉन देकर के, तभी तो कैटायन बनाएगा। यानी कि जो भी कुछ हाइड्रोजन से अच्छे से ऑक्सीडाइज होगा वो हाइड्रोजन से अच्छे से कैटायन बनाएगा, और जो भी कुछ हाइड्रोजन से अच्छे से कैटायन बनाएगा वो धीरे से एसिड में से हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा। तो जरा जान लो कि ऑल द एलिमेंट्स व्हिच हैज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिलेटिव टू हाइड्रोजन, दे कैन फॉर्म गुड कैटायन relative to hydrogen, so they can replace hydrogen from the acid। यानी कि वो मेटल जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर हैं वो एसिड से H2 रिप्लेस कर सकते हैं, और जो हाइड्रोजन के नीचे हैं वो H2 को रिप्लेस नहीं कर सकते। यानी कि मेटल जो हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो H2 रिलीज करा सकते हैं एसिड में से, H2 रिलीज करा सकते, लेकिन जो मेटल हाइड्रोजन से नीचे हैं वो H2 रिलीज नहीं करा सकते हैं, नहीं करा सकते हैं। ये बात ध्यान रखना आप। अब मैं एक बात बोल दूं कि सेम कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल फॉर वाटर स्टीम, सेम कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल फॉर वाटर स्टीम। यानी कि जो भी मेटल हाइड्रोजन से ऊपर है वो वाटर स्टीम में से हाइड्रोजन रिलीज कर सकता है, और जो भी मेटल हाइड्रोजन के नीचे है वो वाटर स्टीम में से हाइड्रोजन नहीं निकाल सकता। इसे रटना नहीं है, मैं रट नहीं रहा इसको, क्योंकि एसिड में, वाटर में हाइड्रोजन, वाटर में कुछ कंटेंट और एसिड में ऑलमोस्ट पूरा हाइड्रोजन किस फॉर्म में रहता है? H+ के फॉर्म में रहता है। तो जो भी कोई मेटल हाइड्रोजन से अच्छा H+ बनाएगा वो हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा, हटा देगा, रिप्लेस कर देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसलिए देखिए कॉपर क्या था? हाइड्रोजन से कहां था बेटा? नीचे था कॉपर। देख लीजिए हाइड्रोजन यहां है तो कॉपर यहां है, इसलिए कॉपर एसिड से हाइड्रोजन रिलीज नहीं करा पाया। लेकिन सरकार जिंक, जरा देखिए हाइड्रोजन कहां है? ऊपर है, इसलिए जिंक एसिड में से क्या कर दिया? हाइड्रोजन रिलीज करा दिया। अब आगे जरा देखिए, एक एग्जांपल ऐसा भयंकर दे देता हूं कि आपका दिमाग खोल के रख देगा। जरा देखो क्या है वो बेटा। अगर हम HNO3 ले लेते हैं, नाइट्रिक एसिड, और कॉपर का रिएक्शन कराते हैं HNO3 से, तो बच्चा जानता है कि हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी क्योंकि कॉपर क्या है? हाइड्रोजन के नीचे। लेकिन अगर हम जिंक को ले लेते हैं और जिंक को लेकर के HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो भी हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, ध्यान रख लेना। अब आप कहोगे अरे यार अभी तो आपने मुझसे बताया था कि जो भी कुछ हाइड्रोजन के ऊपर है वो एसिड में से हाइड्रोजन गैस रिलीज करा देता है। फिर सर जिंक तो हाइड्रोजन से ऊपर है, उसके बाद भी ये एसिड में से हाइड्रोजन क्यों नहीं रिलीज कर सकता? तो इसके बारे में मैं आपको जो बताऊंगा वो जरा ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। HNO3 में ये है H+ और ये है NO3-। यहां पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो है +5, यानी कि
हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है वो सिर्फ कम होती है फ्लोरीन और ऑक्सीजन से, बाकी 118 एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा होती है। ओनली रिलेटिव टू फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन ये कम होती है, बाकी सबसे ज्यादा होती है। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कभी भी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल नहीं होता है, यानी कि ये बहुत अनस्टेबल स्टेट है इसका NO3-। अब जरा देखना, जिंक मेटल है, ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कंपटीशन शुरू हो जाएगा, प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाएगा। दोनों के बीच में जब कंपटीशन होगा, H आयन भी इसे लेना चाहता है, नाइट्रेट आयन भी लेना चाहता है। जब भी कभी 2 लोगों के बीच में मुकाबला होता है तो हमेशा वही जीतता है जिसकी क्षमता ज्यादा होती है, जिसकी ताकत ज्यादा होती है, जिसका पोटेंशियल ज्यादा होता है। तो जान लीजिए कि नाइट्रोजन +5 में हाईली अनस्टेबल है और H+ भी अनस्टेबल है, लेकिन ये इसकी तुलना में ज्यादा अनस्टेबल है, इसलिए रिलीज होने वाले इलेक्ट्रॉन को ठक से कौन पकड़ लेता है? नाइट्रेट आयन पकड़ लेता है। और जब इलेक्ट्रॉन H+ के पास नहीं जाएंगे तो H नहीं बनेगा, यानी H+ रिड्यूस नहीं होगा, और H+ रिड्यूस नहीं होगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, अगर मेहनत किए होंगे थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा, क्योंकि जिंक से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन यहां नाइट्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है जो कि अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है और अनस्टेबल है, उसके द्वारा ले लिया जाता है। तुम कहो बाकी जगहों पे क्यों नहीं लिया जाता? क्योंकि बाकी जगहों पे सल्फर वगैरह पे पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा अनस्टेबल नहीं रहता जितना कि नाइट्रोजन पे। क्यों नहीं रहता? क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा होती है और नेगेटिव चार्ज इज स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ना कि पॉजिटिव चार्ज। तो उम्मीद करता हूं कि यह बात बेटा आपको समझ में आई होगी। हमने कितने तरीके बता दिए, कैसे पहचाने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कैसे पहचाने रिड्यूसिंग एजेंट, कैसे बनाएं हम सेल, और सेल में किसका बनाएं एनोड और किसका बनाएं कैथोड। फिर हमने देखा कि कौन अपने एसिड और वाटर स्टीम में से हाइड्रोजन गैस निकालता है। फिर हमने उसका एक एक्सेप्शनल केस देखा, रिएक्शन विथ HNO3। उसके बाद कुछ और भी क्वेश्चन बनते हैं स्पॉन्टेनिटी के। तो स्पॉन्टेनिटी के जो क्वेश्चन बनेंगे वो कैसे हैं ये मैं आपको सिखा दूंगा, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जरा आप एक बात और सुन लो, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी बनते हैं वैल्यू के बेस पे, जैसे कह देगा X+ इज कन्वर्टेड इनटू X2, तो E0 ये क्या रिड्यूस हो रहा है, तो E0R दिया है -0.85 वोल्ट, और आपको दे देगा कि Y+ इज कन्वर्टेड इनटू Y2, इसका E0R दिया है 0.93 वोल्ट, और दे देगा आपको Z2 इज कन्वर्टेड इनटू Z+, और इस यहां क्या दे देगा E0 ऑक्सीडेशन, ये दे दिया 0.03 वोल्ट दे दिया, और आपको दे देगा, चलो यही 3 ही ले लेते हैं, और आपसे कहेगा कि अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रेंथ, और आपसे कह देगा अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रेंथ। इस तरह के क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लेता है तो देखिए कितना आसान है, रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रेंथ। अब जरा देखिए यहां पे इसका रिडक्शन बट यहां इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो जरा देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, जिसका रिएक्शन में क्या हो, रिडक्शन। तो जरा देखना कि रिएक्शन में रिडक्शन, तो हम इसका भी चलो क्या पता लगा लेते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। अगर Z2 Z+ ऑक्सीडेशन हो रहा है तो Z+ Z2 क्या होने लगेगा, रिडक्शन। तो E0R क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि E ऑक्सीडेशन इक्वल्स टू -E रिडक्शन, -0.03 वोल्ट हो जाएगा। अब जरा देखो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, और जो जितना बढ़िया से रिड्यूस होगा उतना तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ध्यान से सुनो, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा, जिसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा वो खूब बढ़िया से रिड्यूस होगा, जो खूब बढ़िया से रिड्यूस होगा वो दूसरे को खूब बढ़िया से ऑक्सीडाइज करेगा। तो आओ हम जरा देख लेते हैं इसमें सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, इसका है। तो अगर इसका सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है तो ये सबसे अच्छे से रिड्यूस होगा। अगर ये सबसे अच्छे से रिड्यूस होगा तो ये सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, यानी कि Y2 सबसे अच्छा क्या है, सॉरी रिड्यूस कौन होगा, Y+ होगा ना, तो Y+ सबसे अच्छा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उसके बाद इन दोनों में Z+ सबसे अच्छा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उसके बाद X+ सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब जरा देखिएगा रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रेंथ पूछ रहा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रेंथ
वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है जिसका रिएक्शन में खुद ऑक्सीडेशन होता है। तो जरा देखिए, अगर रिडक्शन पोटेंशियल इतना है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इसी में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, 0.85 वोल्ट हो जाएगा। यहां भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, -0.93 वोल्ट हो जाएगा। और यहां भी आप जो है आपको चाहिए कौन सा पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन, तो दिया ही हुआ है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसका दिया है कितना, 0.03 वोल्ट दिया है। तो इन सब में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका है, इसका है X2 का, इसलिए X2 सबसे अच्छे से ऑक्सीडाइज होगा, और अगर X2 सबसे अच्छे से ऑक्सीडाइज होगा तो ये सबसे तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। फिर इन दोनों में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है, ये पॉजिटिव वैल्यू है Z2 की है, उसके बाद किसका नंबर आ जाएगा, Y2 का नंबर आ जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभार पूछे जाते हैं और उसको हम बहुत स्मार्टली सॉल्व कर सकते हैं। अब बेटा आगे चलते हैं और आगे हम अब अच्छे से बातों को समझेंगे, क्योंकि अब हम चल रहे हैं क्या डिसाइड करने, स्पॉन्टिनिटी डिसाइड करने चल रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखें, तब आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी। जरा हम बात कर लेते हैं कि हाउ वी कैन डिसाइड स्पॉन्टिनिटी ऑफ द रिएक्शन। एक सेकेंड रुकिएगा, थोड़ा पसीना हो गया, मैं उसको क्लीन कर लेता। चलो भाई, अब एक चीज जानते रहना कि लिथियम से लेकर के और कहां तक, लिथियम से लेकर के लेड तक, उसके बाद हाइड्रोजन ही आ जाएगा। ये जो रिडक्शन पोटेंशियल है ये नेगेटिव वैल्यू रखता है, बहुत ध्यान से सुनना। फिर ये 0 हो जाता है, फिर हाइड्रोजन के बाद कौन आ जाएगा, कॉपर, और कॉपर से लेकर के फ्लोरीन तक ये कैसी वैल्यू रखता है, पॉजिटिव वैल्यू रखता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, लिथियम से लेकर के लेड तक जो वैल्यूज होंगी वो कैसी होंगी, नेगेटिव साइन के साथ, और ये किसके साथ होंगी, कॉपर से लेकर के फ्लोरीन तक रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव साइन के साथ होगा। अब ध्यान देना, ई सेल जो होता है, बहुत ध्यान से देखना, ई डेल जी जो होता है वो होता है -NF सेल के बराबर, ये फॉर्मूला है। अब ई सेल जो होता है किसी भी सेल का, वो अकॉर्डिंग टू IUPAC कितना होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब एक चीज ध्यान देना कि ये, अब इसको बहुत खोपड़ी ठंडा करके अच्छे से सुन लेना, नहीं तो गलती करोगे। ये क्या है, ये है कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल, बहुत खोपड़ी ठंडा करके सुन लो। और ये क्या है, एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, याद कर लेना, एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, ऑलवेज रिमेंबर। अब जरा देखो, जरा देखो, जैसे मान लो कि एक सेल है, अब वो सेल बना है गोल्ड से और लेड से, तो गोल्ड का क्या होगा, कैथोड, और लेड का क्या होगा, एनोड। तो जरा देखो, ई कैथोड माइनस ई एनोड, अब इसकी तो वैल्यू पॉजिटिव, ई सेल जरा देखो, ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है, तो गोल्ड तो यहां वाले रेंज में आया, ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, चलो हमने लिख दिया x। अब माइनस, जरा देखो लेड का एनोड है, तो जरा देखो कि लेड का जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो हाइड्रोजन से ऊपर है, तो नेगेटिव वैल्यू रखेगा, तो माइनस के बाद यहां -y जैसा आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी x प्लस क्या हो गया, y। यानी कि जब भी कभी कैथोड क्या होगा, जब भी कभी कैथोड हाइड्रोजन के नीचे और एनोड हाइड्रोजन के ऊपर होगा तो ई सेल हमेशा पॉजिटिव आएगा, और जब ई सेल पॉजिटिव आएगा तो डेल जी नेगेटिव हो जाएगा, और जब भी कभी डेल जी लेस देन 0 होता है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, और जब डेल जी ग्रेटर देन 0 होता है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो मेहनत करिए, और जो है आप हमसे इसको पूछिए और आप हमें बताइए इसको। तो ठीक है, आज के लिए इतना पर्याप्त है। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं और आप इसे मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब के तौर पे देंगे। क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर मैं एनोड बना दूं किसका, एनोड बना दूं सिल्वर का, और अगर मैं कैथोड बना दूं किसका, कैथोड बना दूं मैं मरकरी का, तो बताओ सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस होगी? इसका जवाब आपको देना है, और आप कमेंट सेक्शन में जाकर के इसका जवाब दे सकते हैं। और आज के लिए इतना पर्याप्त है। होप कि आपको इससे कुछ फायदा हो सकेगा। थैंक यू।